नमस्ते। अक्सर एक बात सुनने में आती है ना, कि भारत ने मतलब अपने इतने लंबे इतिहास में कभी किसी पर हमला नहीं किया। हाँ, 10,000 साल का इतिहास हम्म। और कोई आक्रमण नहीं। बिल्कुल। आज हम इसी दावे को जरा गहराई से देखेंगे, जो भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास हैं उनके आधार पर। और ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेगास्थनीज के समय से लेकर मतलब 300 ईसा पूर्व और आज के नेता भी यही दोहराते हैं। तो ये इतना लोकप्रिय क्यों है? शायद इसलिए कि ये भारत को एक बहुत ही शांति प्रिय, एक नैतिक देश दिखाता है। हाँ, खासकर जब आप तुलना करते हैं पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों से या पड़ोसी हमलावरों से। सही कहा। और ये गांधी जी के अहिंसा या फिर गुटनिरपेक्षता की नीति, इनसे भी मिल खाता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे इतिहासकार हमें थोड़ा सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि ये कहानी शायद पूरी ना हो, थोड़ी चयनात्मक हो सकती है। अच्छा, हाँ। तो आइए जरा तथ्यों को देखते हैं, समझते हैं कि असलियत क्या है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि ये दावा राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा कैसे बन गया। हाँ, ये तो है। तो चलिए प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। क्या वे हमेशा सिर्फ बचाव की मुद्रा में थे? मौर्य साम्राज्य को ही ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने सिकंदर के वारिस सेल्यूकस को हराया। हाँ, हराया था। और आज का जो अफगानिस्तान है, ईरान से लगते हुए इलाके, वो सब जीत लिए। ये तो साफ तौर पे विदेशी जमीन पर कब्जा था, है ना? हाँ, विजय थी। बिल्कुल। ये रक्षात्मक कार्रवाई तो नहीं कही जा सकती। और फिर उनके पोते अशोक। हाँ, अशोक। कलिंग युद्ध। कलिंग पर विजय, जिसमें कहते हैं बहुत मतलब भयानक खून खराबा हुआ। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इसके बाद अशोक ने पश्चाताप में आक्रमण की नीति छोड़ दी पूरी तरह से। हाँ, वो धम्म विजय वाली बात। हाँ, धम्म विजय यानी धर्म से विजय। और ये इतिहास में वाकई एक अनोखा मोड़ है। लेकिन ये भी सच है कि साम्राज्य की नींव तो सैन्य जीत पर ही रखी गई थी। सही बात है। बदलाव जरूर आया, पर वो विजय के बाद आया। अच्छा, अब मध्यकाल की ओर देखें तो चोल राजवंश। हाँ, चोल। उनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। सुना है काफी। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, इन पर विजय प्राप्त की। जी हाँ। और जो बात शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता, वो है 1025 ईस्वी का अभियान। 1025 क्या हुआ था? राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी नौसेना के साथ लगभग 1500 मील दूर समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य पर हमला किया। 1500 मील समुद्र पार? हाँ, सुमात्रा, मलाया का इलाका। एक बड़ा नौसैनिक हमला था। बंदरगाहों को लूटा, वहां के राजा को बंदी बनाया। बाप रे, ये तो फिर इसे आक्रमण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भले वो वहां टिके नहीं, बिल्कुल स्थायी उपनिवेश बेशक नहीं बनाया, लेकिन ये एक विदेशी आक्रमण तो था ही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण में, उत्तर में भी उदाहरण है। अच्छा। जैसे 8वीं शताब्दी के कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य एशिया मतलब तुर्किस्तान तक धावे बोले थे। तो ऐसा लगता है कि जब अवसर मिला और क्षमता थी, तो भारतीय शासकों ने भी सीमा पार करने में संकोच नहीं किया। ठीक है, तो प्राचीन और मध्यकाल में तो उदाहरण मिल गए। अब आते हैं आधुनिक भारत पर। 1947 के बाद क्या यहाँ ये दावा सही बैठता है? देखिए, आजादी के बाद भारत का रुख ज्यादातर रक्षात्मक ही रहा है। ये काफी हद तक सही है। हाँ, जैसे पाकिस्तान या चीन के साथ जो युद्ध हुए। हाँ, उन्हें आमतौर पर जवाबी कार्यवाही या अपने क्षेत्र की रक्षा के तौर पर ही देखा जाता है। और 1971 में जब भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान गई बांग्लादेश मुक्ति के लिए, हाँ, तो लक्ष्य बांग्लादेश की आजादी था, भारत में विलय नहीं। लेकिन दो मामले थोड़े अलग लगते हैं। एक तो 1961 में गोवा, हाँ, गोवा का विलय, और दूसरा 1975 में सिक्किम का विलय। इन्हें कैसे देखा जाए? भले ही इनके पीछे जो भी तर्क हों, तकनीकी रूप से तो ये हाँ, तकनीकी रूप से इन्हें आक्रमण या विलय माना जा सकता है, चाहे इसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों। पुर्तगाली शासन खत्म करना या सामरिक जरूरत है, तो वो कभी आक्रमण नहीं वाली बात यहाँ भी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकालें? क्या भारत भी मतलब बाकी बड़ी शक्तियों जैसा ही था, रोम जैसा या ब्रिटिश साम्राज्य जैसा? नहीं, यहीं पर थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है। देखिए, भारत ने कभी वैसा साम्राज्य नहीं बनाया जो महाद्वीपों में फैला हो, जैसे रोम ने या ब्रिटेन ने बनाया। हाँ, वो तो नहीं बनाया। भारत के जो अभियान थे वो ज्यादातर क्षेत्रीय थे, आसपास के इलाकों तक, अक्सर शायद व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए या कोई तात्कालिक खतरा टालने के लिए। दूर दराज उपनिवेश बनाने की सोच यहाँ उतनी नहीं दिखती। तो प्रभाव कैसे फैला? ज्यादातर प्रभाव तलवार के बजाय संस्कृति से,
धर्म से, व्यापार से फैला, जिसे आजकल सॉफ्ट पावर कहते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक या दार्शनिक वजह थी? कई कारण हो सकते हैं, कोई एक वजह बताना मुश्किल है। हो सकता है भूगोल का असर हो। भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप है, काफी हद तक आत्मनिर्भर। संसाधन यही थे। फिर जो भारतीय धर्म हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, उनमें अहिंसा पर काफी जोर है। अशोक का उदाहरण तो था ही। हाँ, अशोक का उदाहरण। शायद धर्म प्रचार के लिए युद्ध करने की परंपरा यहाँ उतनी नहीं रही। और ये भी हो सकता है कि बाहर से इतने आक्रमण हुए कि एक रक्षात्मक मानसिकता ज्यादा विकसित हुई। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये कई चीजों का मिलाजुला असर लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहना कि भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, ये शब्दशः तो सही नहीं है। मौर्य, चोल से लेकर आधुनिक भारत तक उदाहरण मौजूद है। हाँ, तथ्यात्मक रूप से ये दावा पूरी तरह सही नहीं ठहरता, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसमें एक भावना है, एक सापेक्ष सच्चाई कह सकते हैं। सापेक्ष सच्चाई मतलब ये कि दुनिया की कई और बड़ी ताकतों की तरह भारत एक वैश्विक हमलावर या औपनिवेशिक शक्ति नहीं बना। ये दावा भारत की अपनी एक छवि, उसके एक तरह के संयम को दिखाता है। ये एक सरलीकरण जरूर है जो शायद राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित है, और हो सकता है कुछ हद तक ऐतिहासिक दुख भी इसके पीछे हो। तो ना तो ये कोरा मिथक है और न ही पूरी सच्चाई। इतिहास जरा ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक आखिरी सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? इतिहास ये तो दिखाता है कि भारत ने विजय का रास्ता दूसरों के मुकाबले कम चुना। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हालात की वजह से था, मतलब अवसर नहीं मिला या जरूरत नहीं पड़ी, या फिर ये भारत की कोई गहरी सांस्कृतिक सोच है, कोई प्राथमिकता है जो आज भी मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि कोई देश अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है, ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहता है, कल भी और आज भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।